नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये कोई ना बात का। मौसम अग्नि परीक्षा ले रहा है। पारा हर दिन नया रिकॉर्ड कायम करता नजर आ रहा है। हाल ये हो गया है कि पहाड़ों पर जंगल जल रहे हैं, शहर गर्मी से उबल रहे हैं और अब तो वो शहर भी पारा वहां पर ज्यादा हो गया जहां पर गर्मी से बचने के लिए हम जाने का प्लान किया करते थे। तो ऐसे में सवाल यहां पर ये है कि पारा कहां जाकर थमेगा। हालांकि ये कह देना आसान है कि पारे के बढ़ने की वजह ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। सबके घरों में धड़ल्ले से एसी चलते हैं, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, उनमें से निकलता धुआं, सब कुछ बढ़ती गर्मी की वजह है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आने वाले वक्त में पारा 48 से 49 डिग्री के भी पार जा सकता है। आज गर्मी की इसी अबूझ पहेली पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये पारा कहां जाकर थमेगा और गर्मी की वजह से होने वाली बीमारियों पर भी लगातार बात करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, देश भर के शहरों का हाल दिखाते हैं। गर्मी में किस तरीके से शहर शहर उबल रहे हैं। समझ लीजिए कि जिंदगी इस वक्त गर्मी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। आसमान से आग बरस रही है और पैरों तले जमीन तप रही है। हाल यह है कि उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां के तमाम शहरों में पारा 47 डिग्री के पार जा चुका है। मई का आज 20वां दिन है और मौसम विभाग की माने तो आगे गर्मी और कड़ा इम्तिहान लेने वाली है। दिल्ली के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त है। यहाँ पारा 47 डिग्री के पार जा चुका है और कहा जा रहा है कि गर्मी का ये मिजाज आगे भी बना रहने वाला है। रविवार की बात करें तो दिल्ली के नजफगढ़ में पारा 47 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा पीतमपुर और आयानगर में भी गर्मी के पारे ने सबको हैरान कर दिया। दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोग इन दिनों भीषण गर्मी से परेशान हैं। मानिए आसमान से सिर्फ आग के गोले बरस रहे हो। तेज धूप लोगों को इतना सता रही है कि लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है और लोग गर्मी से बेहाल और परेशान हैं। मौसम विभाग की माने तो ये सिलसिला भी थमने नहीं वाला, यानी दिल्ली एनसीआर में अगले 4 से 5 दिन तक राहत की कोई भी उम्मीद नहीं है। रविवार को तो गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में तापमान 47 तक पहुंच गया और ये अब तक का सबसे गर्म दिन था। मौसम विभाग की माने तो ये सिलसिला भी और भी चलेगा, जिसको लेकर दिल्ली में हीट वेव्स की रेड अलर्ट जारी की गई है। दिल्ली वालों को कहा गया है कि अगर आपके पास बहुत जरूरी काम नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकले। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो पूरे कपड़े पहने। तमाम वो हिदायतें दी गई है जो किसी भी जगह दी जाती है जब हीट वेव्स चलने लगती है। उत्तर भारत में जिन राज्यों में सूरज की तपिश सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, इसमें राजस्थान भी है। रविवार को यहाँ बाड़मेर सबसे गर्म शहर रहा। जोधपुर में भी पारा 45 के पार चला गया। कोटा में भी तपिश ने पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। यहाँ जोधपुर के अलावा श्रीगंगानगर और जैसलमेर के लोग भी गर्मी से परेशान दिखे। जयपुर, जो कि अमूमन राजस्थान में गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर तपिश थोड़ी कम होती है, लेकिन इस बार बीते 8 सालों का जयपुर में रिकॉर्ड तोड़ा है। कुछ लोगों से ही जान लेते हैं गर्मी से बचाव का। कैसी है गर्मी इस बार? बहुत ज्यादा है, बहुत भयंकर है। अच्छी खासी गर्मी बढ़ रही है। बारिश भी नहीं हो रही है इस बार अभी तक, एज ऑफ नाउ होनी चाहिए। जयपुर में गर्मी अलग ही परवान पर बहुत रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है। बहुत ही ज्यादा कुछ सोल्यूशन निकाले इस गर्मी का। सच में जान निकल जाती है घर जाते जाते। भयंकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आग में ही बैठे हो अपने आप ही। भयंकर गर्मी है। कभी झेला है ऐसी गर्मी को जयपुर में खासतौर पर? नहीं, फिलहाल अभी इसी टाइम पे बहुत ज्यादा है। पिछली साल तो बारिश हो रही थी, हर 15 दिन में गर्मी पड़ती है और फिर बारिश हो रही थी। इस साल तो बारिश का ही नामो निशान नहीं है, अभी बारिश ही नहीं आ रही है। राजस्थान की तरह पंजाब के लोग भी गर्मी से परेशान हैं। यहाँ बठिंडा में पारा 46 डिग्री के पार जा चुका है, तो लुधियाना और पटियाला में भी गर्मी लोगों की कड़ी परीक्षा ले रही है। सूर्य देवता आग बरसा रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं जैसे कि अघोषित कर्फ्यू लगा हो। क्या हालात आने वाले दिनों में रहने वाले हैं, ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक AK सिंह जी हैं। सिंह साहब, अगर मैं ये कहूं कि अघोषित कर्फ्यू
चंडीगढ़ या फिर बाकी शहरों में लगा है, तो इसे कहना सही होगा? हाँ, बिल्कुल सही होगा। जिस तरीका से आपको हीट वेव और सीवियर हीट वेव के केसेज आपको पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, ये अघोषित कर्फ्यू होना तो एक तरह से अपरिहार्य ही है। लोग घरों के अंदर बेचैन हैं, तो घर से बाहर निकलेंगे कैसे? तो जहाँ तक आपको वेदर का सवाल है, अगले 4 से 5 दिनों तक आपको इसी तरीका से लोगों को अघोषित कर्फ्यू के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मतलब कि वेदर में इम्प्रूवमेंट की कोई संभावना नहीं है। हीट वेव और सीवियर हीट वेव के कंडीशंस आपको पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सब जगह आपको ऑब्जर्व किए जाने हैं। टेम्परेचर जो है आपको मैक्सिमम टेम्परेचर जो है आपको 45 तक किसी रीजन में पहुंच सकता है और कुछ एक रीजन में आपको 47 डिग्री तक भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। हाल यूपी का भी बेहाल है। यहाँ के तपते दिन लोगों को परेशान कर रहे हैं। तापमान की बात करें तो आगरा में रविवार को तापमान 47 डिग्री के पार चला गया। इसके अलावा झांसी और प्रयागराज भी सबसे गर्म शहरों में से एक रहे। जाहिर है मई के सबसे मुश्किल दिन आने बाकी हैं। कई राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट है, तो कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली से नीतू झा, जयपुर से विशाल शर्मा और चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, शहर शहर जल रहे हैं, तप रहे हैं। कब तक रहेगा ये हाल? हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा इसी से करेंगे और कैसे हम रखें अपना ख्याल, इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी सीनियर फिजिशियन हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुमित अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर LS राठौर साहब हैं, फॉर्मर DG हैं IMD, और मेरे साथ स्टूडियो में विक्रांत जी मौजूद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट। शुरुआत आप ही से करते हुए डॉक्टर राठौर, सबसे पहले ये बताइए कि जो हाल इस वक्त हो रहा है, मई के महीने में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि पारा 47 तक जा पहुंचेगा। दिल्ली का हाल ये हो रहा है, कब तक ऐसी गर्मी परेशान करेगी? नवजोत जी, अभी परेशान करेगी। उत्तर पश्चिमी भारत की अगर बात करें, जिसमें कि उत्तरी गुजरात यानी कच्छ और सौराष्ट्र, वहां से लेकर के राजस्थान, खास तौर से पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली NCR सहित, और फिर मध्य भारत में भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और बल्कि मैं कहूँगा ये गांगे तट पूरा पूर्वी भारत तक, जिसमें कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा और तेलंगाना का भी कुछ जिले, यहाँ पर आगामी 4-5 दिन गर्मी रहेगी। और एक बात खास मैं कहूंगा कि इसकी तीव्रता जो है, जो अलर्ट की जो अभी आप बात कर रहे थे, तो लाल अलर्ट जो है इसके पश्चिमी भाग में तो लाल अलर्ट है, मध्य भाग में, आगे मध्य भाग होने के बाद में ऑरेंज, और फिर पूर्वी भागों में जाते हुए ये येलो अलर्ट आ जाता है। तात्पर्य ये है कि जैसे आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो गर्मी की तीक्ष्णता में कमी अवश्य आएगी, लेकिन गर्मी 4-5 दिन बरकरार रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए विक्रांत जी, जरा समझाइए, क्योंकि पहले क्या होता था कि कुछ दिन हुआ करते थे गर्मी के, लेकिन अब तो ऐसा हो रहा है कि पूरा का पूरा महीना निकल जा रहा है और तापमान भी लगातार, किसी तरह की कोई राहत नहीं। पहले ये होता था थोड़ी आंधी तूफान, हल्की बारिश से मौसम थोड़ा ठीक हो जाता था। एक और खबर कि हिंद महासागर का तापमान लगातार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं क्या ये उसका असर है कि भारत भुगत रहा है इसको? बिल्कुल, देखिए जैसा आपने शुरुआत में ही कहा, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और क्लाइमेट चेंज को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर काम होना है। वैसे हमारे इस क्षेत्र की बात करें, उत्तर भारत की, तो मई वैसे भी सबसे गर्म होता है पूरे साल को देखें, लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह से हीट वेव की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले ही IMD ने कई महीने पहले ही चेता दिया था कि जो हीट वेव्स 4 के करीब होती हैं इस मौसम में, वो 20 तक पहुंच सकती हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो गर्म हवाएं आ रही हैं राजस्थान की ओर से, वो दिल्ली या बाकी के हिस्सों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है और एक हफ्ते तक इसमें IMD के अनुसार राहत मिलने वाली नहीं है। अगर इन चीजों को कम करना है तो हमें जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण रखना होगा, पूरी दुनिया को इसको देखना होगा कि किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ कुछ लोकल फैक्टर भी हैं,
क्योंकि होता क्या है, जहां कंक्रीटाइजेशन बहुत ज्यादा है, पक्का निर्माण बहुत ज्यादा है, वहां वैसे भी 1-2 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा होता है, दूसरी तरफ गर्म हवाएं आ रही हैं, तो वो मिक्सचर बनके और ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। हम इसको लेकर भी चर्चा कर रहे हैं कि देखिए एक बड़ा अच्छा छोटा सा एग्जांपल, अगर हम शहरों की बात करें तो नॉर्मली लोग हाई राइज सोसाइटीज में रहते हैं, और आजकल वैसे भी जहां जहां गर्मी है, चाहे हम शहर ना भी देखें, हम छोटे शहरों की भी बात करें, तकरीबन हर किसी के घर पे एसी है, हर किसी के पास गाड़ी है, एसी में हम लोग आते जाते हैं, हम लोग एसी में ही बैठते हैं, तो वो हमें तो ठंडक महसूस होती है, लेकिन जो बाहर एसी गर्म हवा छोड़ता है वो कितना जिम्मेदार है इसके लिए? बिल्कुल, इसके लिए काफी जिम्मेदार है। आप देखिए, जब से हाई राइज सोसाइटीज में ज्यादा एसी का प्रचलन हुआ है, तो गर्मी कहीं ना कहीं लोकल जो क्लाइमेट है उसको ये प्रभावित करता है। एक जो एक्सटर्नल क्लाइमेट है, जैसे राजस्थान से गर्म हवाएं आ रही हैं, जब तक बे ऑफ बंगाल से हवाएं नहीं आएंगी तब तक ये राजस्थान वाली हवाएं हमको प्रभावित करेंगे। ऐसे में फिर हमारे लोकल फैक्टर जो आपने बताया, एसी की गर्म हवा, ये सब हमें प्रभावित करते हैं। कई बार ये 1 से 1.5 डिग्री तक या 2 डिग्री तक भी उस लोकल एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं गर्म कर देते हैं, जिससे और ज्यादा लोगों को असुविधा होती है, बाहर निकलना और दूभर हो जाता है। बिल्कुल, चलिए इसका सेहत पर असर क्या होगा जानूंगी, लेकिन उससे पहले एक राठौर साहब आपसे भी सवाल। देखिए, एक और बात है कि पहले होता था कि गर्मी के, अधिकतम गर्मी के जो दिन हुआ करते थे वो 20 दिन हुआ करते थे। कहा जा रहा है कि अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो आने वाले सालों में ये साल के 220 दिन इस तरह के हो सकते हैं जब हमें भीषण गर्मी का सामना करना पड़े। नवजोत जी, इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, और ये न केवल वायुमंडल का तापमान, आपका पूरा समुद्र मंडल, जो जल मंडल है और भूमंडल है और वायुमंडल, तीनों के तीनों गर्म है। अभी आप हिंद महासागर की बात कर रही थी, हिंद महासागर में तापमान अभी 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक पूरे हिंद महासागर में है। थोड़ा सा क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी में है, जहाँ गंगा और ये नदियां आके जल जहां समाहित होता है, वहां पे तापमान थोड़ा कम है। बाकी पूरा का पूरा हिंद महासागर, जबकि आज से 20 या 25 वर्ष पहले ये 28 डिग्री होता था। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, डॉक्टर स्वाति हमारे साथ मौजूद है। अब डॉक्टर स्वाति, शायद आप लोगों ने भी ऐसा कभी सोचा नहीं होगा, हम हीट वेव जिसका जिक्र अक्सर करते हैं, जो कि अब हमारी सेहत को भी इफेक्ट करती है, वो नॉर्मली हम पिछले साल तक हम 40 डिग्री तक की बात किया करते थे, ज्यादा 41 या 42, लेकिन इस बार देखिए सबसे गर्म दिन कल की अगर हम बात करें 47 तक पारा पहुंच चुका है, और हमारे दोनों एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि आने वाले दिन में अभी फिलहाल इसी तरीके की गर्मी रह सकती है। क्या करें? बिल्कुल, देखिए नवजोत, वातावरण का तापमान बहुत है, और ऐसे शरीर जो है वो ये प्रयास लगातार करता है कि उसका तापमान ज्यादा नहीं बढ़े, और इसीलिए हम देखते हैं बहुत ज्यादा पसीना आना, हमारी जो दिल की धड़कन है उसका बढ़ना, ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा कम होना, ये सब हमारी जो बॉडी है किसी ना किसी तरह से उससे कोप अप करने की कोशिश करती है, ताकि उसका कोई दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़े। ऐसी स्थिति में हमें भी कुछ ऐसे प्रयास करने हैं जिससे कि हमारे शरीर का तापमान ज्यादा नहीं बढ़े, और उसके लिए सबसे पहला जो जरूरी स्टेप है वो है कि हम कपड़े किस तरह के पहन रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हम ये देखते हैं कि ऐसे मौसम में भी लोग जो है सूती कपड़े नहीं चूज करते हैं, बल्कि सिंथेटिक कपड़े पहने घूम रहे होते हैं, टाइट कपड़े, गाढ़े रंग के कपड़े पहने ज्यादातर लोग घूम रहे होते हैं, जिससे कि आपके शरीर का जो पसीना है, जो आपके शरीर का कूलिंग मैकेनिज्म है, वो प्रभावित होने लगता है, और इसकी वजह से शरीर का तापमान और बढ़ने लगता है। तो हमें सूती कपड़े, खादी के कपड़े, ढीले कपड़े और हल्के रंग के कपड़े इस वक्त खास तौर से पहन करके बाहर निकलने की जरूरत है। तो एक इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, हमें सर ढकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसी स्थिति में तो हम छाता, टोपी या कोई दुपट्टा या कोई कपड़ा इस तरह से लेकर के साथ में चले, जिससे कि हमारा सर सुरक्षित रहे और हमारे शरीर का तापमान उतनी तेजी से नहीं बढ़े। वहीं क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है, और पसीने में पानी के साथ साथ जो हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब भी पसीने के द्वारा बाहर निकलते हैं, और इनकी कमी की वजह से हम देखते हैं कि मांसपेशियों में ऐंठन होना, उल्टी जैसा महसूस होना, या चक्कर जैसा लगना, या सरदर्द होना, ये समस्याएं सामने लोगों के आती हैं। इसलिए हम ये कोशिश करें कि एक तो हम जल्दी जल्दी तरल पदार्थ लेते रहे, साथ ही हम कोई ऐसे तरल पदार्थ ले जिसमें कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स हो। जैसे कि स्वाभाविक तौर से अगर हम बात करें तो तरबूज का रस जो होता है उसमें बहुत इलेक्ट्रोलाइट है, नारियल पानी है, आम का पन्ना है, इसमें अच्छी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, नींबू पानी, जलजीरा, ORS के सॉल्यूशंस आपको आसानी से मिल जाएंगे। इन चीजों को तो इससे जो है हमारे बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट जो है वो वापस सिस्टम ठीक होता है, और हम
को आसानी से पार कर सकते हैं। चलिए वहीं डॉक्टर स्वाति, आपने कपड़ों से लेकर हम किस तरीके से डिहाइड्रेट होने से बच सकते हैं वो आपने बताया, लेकिन डॉक्टर सुमित को इंक्लूड कर लेते हैं। डॉक्टर सुमित, एक और सबसे बड़ी समस्या देखिए कि हम एसी में हैं, हम एकदम से 45 डिग्री के टेम्परेचर पर एक्सपोज हो रहे हैं, उसके बाद हम वापस से आ जा रहे हैं एसी में। ये जो गर्मी और सर्दी वाला जो टेम्परेचर है, पहले गर्मी में जाना फिर सर्दी में, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को और ज्यादा नुकसान दे रहा है। जी बिल्कुल नुकसान दे रहा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर स्वाति ने भी बताया कि हमारी बॉडी में एक हीट टेम्परेचर सिस्टम होता है जो टेम्परेचर रेगुलेट करता है। तो जब हम अगर मान लीजिए बाहर हाई हीट पे जा रहे हैं, बाहर हीट ज्यादा है, तो हमारी बॉडी ऐसे मैकेनिज्म स्टार्ट कर देती है कि वो हीट बॉडी से बाहर निकले। जैसे कि मान लीजिए हमारे जो स्किन में वेसल्स होती हैं वो थोड़ी डायलेट हो जाती है, तो उनके थ्रू जो हीट है वो बॉडी से बाहर निकलती है, थोड़ी स्वेटिंग बढ़ा देती है कि जिससे कि हमारी स्किन थोड़ी गीली रहे, ताकि कि हमारी जो हीट है बाहर निकलती रहे। तो अगर हम एकदम ऐसी जगह में है जहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है और एकदम एसी कमरे में जा रहे हैं, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, तो उससे हमारा हीट जो रेगुलेटर मैकेनिज्म होता है वो भी डिस्टर्ब होता है। उस डिस्टर्बेंस की वजह से कभी हमारी स्किन की वेसल डायलेट हो रही है, कभी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, कभी हीट निकल रही है, कभी हीट कंजर्व कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के कोर टेम्परेचर को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। और हीट कंजर्व करना या हीट को बाहर निकालना, ये सारे सिस्टम बहुत रैपिड जब अल्टरनेट होते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे को हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन होना, ये सिम्टम जो है इसके एक्सपोजर के बाद में इसका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अगर हम मान लीजिए बाहर हम हाई हीट में है या गर्म जगह पे हैं और वहां से हम अगर ठंडी जगह की तरफ जा रहे हैं, तो सडन ठंडी जगह में या बहुत ज्यादा एसी ठंडा हो वहां एकदम ना जाएं। या अगर जाके हमें एसी ऑन करना है, या मान लो पहले फैन चला लिया फिर एसी अगर ऑन किया तो थोड़े कम टेम्परेचर पे, मतलब हाई टेम्परेचर पे चलाया, धीरे धीरे कूलिंग की तरफ जाएं तो ज्यादा बेटर रहता है। और साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी डॉक्टर साहब ने भी बताई कि नंबर 1 डायरेक्ट हीट से ही आपको बचना चाहिए। डायरेक्ट हीट आपके सिर पे, पैरों पे या बॉडी पे ना लगे, और कपड़े थोड़े लाइट कलर के पहने। लिक्विड इंटेक बहुत जरूरी, क्योंकि हमारी बॉडी में इस वक्त जो लिक्विड का जो डिहाइड्रेशन है वो सबसे ज्यादा बॉडी को अफेक्ट करता है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमें हर वक्त कुछ लिक्विड लेते रहना चाहिए, ताकि बॉडी इस हीट कंजर्व को या हीट कन्वेंस जो मेथड है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन कर सके, ताकि हमारा जो कोर टेम्परेचर है वो रैपिड अल्टरनेट ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा बॉडी सिस्टम प्रॉपर काम करता रहे। हाँ, चलिए विक्रांत जी, क्लाइमेट एटलस ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि जो सिचुएशन अभी है, अगर वो सिचुएशन सुधरी नहीं तो हाल ये हो जाएगा कि हर साल तापमान 1 से 2.5 डिग्री ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल, ये पहले ही वैज्ञानिक चेता चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और कई और फैक्टर्स की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये तैयारी हमारी होनी चाहिए कि हम अपने दाढ़ी मजदूर जो ग्राउंड पर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं, ये लोग बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, स्कूल भी जाना है, काम पर जाना है, इनको कैसे हमें उसके लिए तैयार रखना है। ये कर्फ्यू जैसी स्थिति हो जाती है। तो वैज्ञानिक चेता रहे। अब जरूरत है कि लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल लेवल पर गवर्नमेंट्स इसके बारे में तय करें कि धीरे धीरे लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाए कि ये जो हीट वेव्स हैं, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या औसत तापमान बढ़ रहा है दुनिया का, उसको नियंत्रित किया जाए और लोकल लेवल पर, माइक्रो लेवल पर भी इसके लिए प्लान बनाए जाए। साथ ही साथ आम जन का भी इसमें महत्वपूर्ण सहयोग है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं, वाटर बॉडीज को कंजर्व किया जाए, क्योंकि जो हीट आइलैंड बन रहे हैं हमारे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहर, उधर बेंगलुरु की बात करें, वहां भी लगातार कंक्रीटाइजेशन बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन वाटर बॉडीज और ग्रीनरी लगातार कम होती जा रही है। तो ये जो लोकल फैक्टर है, ये कई बार 5%, 2% तक टेम्परेचर को बढ़ाते या घटाते हैं। इन पर भी हमें काम करना होगा। यानी इस लोकल फैक्टर में तो फिर जितने भी अभी हाल फिलहाल के शहरीकरण हम बात कर ले, छोटी छोटी टाउनशिप्स जो बनाई गई हैं जहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स है, वो भी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल है। जिस तरह का खाका हम तैयार कर रहे हैं, स्मार्ट सिटीज की बात हो रही है, तो स्मार्ट सिटीज के साथ साथ हमें क्लाइमेट रिजिलेंट सिटीज भी बनानी होगी, क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे जो उसके ऊपर प्रभाव होंगे आम जनजीवन पर, उनको कैसे कम से कम किया जा सकता है, उसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। और हमें अपना ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे कैनाल, तमाम नाले, जोहड़, तालाब और ये जो लेक्स हैं, इन सबको बचाना होगा, ग्रीनरी को मेंटेन करना होगा, वेटलैंड
वेटलैंड्स को बचाना होगा। चर्चा हम गर्मी पर कर रहे हैं क्योंकि पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कारण इसके हैं और किस तरीके से हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं इस मौसम में? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आईएमडी से डॉक्टर राठौड़ भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक और बात जो आपसे समझना चाहेंगे वो ये कि हिंद महासागर का तापमान लगातार बढ़ रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसके इर्द गिर्द आने वाले 40 ऐसे देश हैं जिनके लिए बहुत बड़ी वार्निंग के तौर पर एक ये साइन है कि तापमान बढ़ना। देखिए, समुद्र का तापमान चाहे हिंद महासागर हो या अटलांटिक हो या प्रशांत महासागर हो, वहां बढ़ता तो उसका प्रभाव लोकल नहीं होता। ये केवल 40 देशों को प्रभावित नहीं करेगा, पूरे विश्व को प्रभावित करेगा, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये भी यहाँ पे रेखांकित करना चाहूंगा कि गत 100 वर्षों में तापमान पूरे, अगर आप ग्लोबल वैश्विक तापमान को देखें तो करीब 1 डिग्री बढ़ा है। लेकिन आने वाले 100 वर्षों में ये तापमान वृद्धि की दर जो है ये कहीं अधिक होगी। उसका मुख्य कारण ये है कि जो आपने उत्सर्जन किया है ग्रीन हाउस गैसेस का, अगर आप आगे की वृद्धि की दर इस पर निर्भर करेगी कि मनुष्य इस पृथ्वी पर अब कैसे रहेगा। अगर आप जो बिजनेस एज यूजुअल जिस प्रकार अभी कल्प कर रहे हैं, क्रियाकल्प कर रहे हैं, वैसे ही करते रहे, तब ऐसा बहुत संभव है कि ये 50 वर्ष में ही 1.5-2 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। अगर आप कुछ सुधर जाते हैं तब भी जो आपने गैसें छोड़ दी है, उत्सर्जन कर दिया है वायुमंडल में, वो समाप्त नहीं होंगी। उनकी अपनी सेल्फ लाइफ है। कोई 50 वर्ष रहेगी, कोई 20 वर्ष तैरती रहेगी, कोई 70 वर्ष, कोई 100 वर्ष तैरती रहेगी। यानी जो आप नुकसान कर चुके हैं वो तो कर चुके हैं, और उसके बाद में जो आप उत्सर्जन करके नई गैसेस का उसमें वायुमंडल में और उसको जोड़ रहे हैं, उससे आप जो तापमान बढ़ने की वृद्धि है उसमें उत्तरोत्तर तेजी लेते आएंगे। तो ये इस पर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में तापमान की वृद्धि दर इस पृथ्वी पर क्या रहेगी, और वो निश्चित रूप से मानव के हाथ में है। बिल्कुल हमारे हाथ में। क्या कुछ किया जा सकता है और क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, ऐसे में जब हमारे शहर पूरे कंक्रीट के शहर बन रहे हैं? इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन डॉक्टर स्वाति अब आपको इंक्लूड करते हुए देखिए, हाल सिर्फ परेशानी उन लोगों के लिए नहीं है जो घर से बाहर निकलते हैं, परेशानी तो उन लोगों के लिए भी है जो घर के अंदर रहते हैं। पहली बात, पूरा दिन आप एसी में रहते हैं, क्योंकि घर का टेम्परेचर भी, स्पेशली मैं अगर दिल्ली और एनसीआर के लोगों की बात करूं, टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया है कि आप चाहे ना चाहें आपको एसी लगाना ही पड़ेगा या फिर आपको कूलर का सहारा लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है नवजोत। इसीलिए हम बार बार ये बात भी बोलते हैं कि ये मत सोचिए कि बाहर निकलेंगे तभी हमें पानी पीने की जरूरत है या तभी हमें ये सब चीजें करने की जरूरत है। घर में रहते हुए भी गर्मी के मौसम में हम 2 से 3 लीटर तक जो है पानी अपने शरीर से लूज करते हैं, और इसलिए हमें उसको वापस शरीर में अंदर डालना बहुत जरूरी है। तो अगर आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर के अंदर भी रहते हैं, एसी में रहते हैं, तो भी गर्मी के मौसम में आपको अच्छी मात्रा में पानी पीने की जरूरत है। ये जरूर से हमें ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे आपने अभी बात भी की थी कि बार बार हम अंदर बाहर जब करते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि बच्चे हैं या बड़े लोग हैं बाहर से आके सीधे चिल्ड फ्रिज से पानी निकाल कर पीते हैं। तो ये हमें एक जो प्रथा है उसको रोकने की जरूरत है कि हम ऐसा नहीं करें, क्योंकि हम गर्मी में देखते हैं कि सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत जल्दी लोगों को होता है। साथ ही फूड पॉइजनिंग एक बहुत बड़ी समस्या रहती है गर्मी के मौसम में। तो बाहर का खाना इस वक्त हमें ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की जरूरत है कि हम बाहर का खाना नहीं खाएं, शुद्ध खाना खाएं, घर का खाना खाएं, ज्यादा रखा हुआ खाना नहीं खाएं। घर में भी आप खाना जो है ज्यादा दिन स्टोर नहीं करिए, खाने को जल्दी जल्दी यूज करिए। और जो एक ऐसा वर्ग है जो बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जो मोटापे के शिकार हैं और जिनका फिटनेस लेवल अच्छा नहीं है या लंबे समय से जिनका इलाज चल रहा है, ऐसे लोगों को इस वक्त ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इन पर गर्मी का दुष्प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। तो इस वर्ग को हमें और ज्यादा सुरक्षित करने की जरूरत है। घर के अंदर रह रहे लोग, अगर आप पहले से कोई दवाइयां वगैरह खा रहे हैं तो उनका नियमित सेवन करते रहें। साथ ही अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो कुछ दवाइयां होती है जिनको हमें गर्मी के मौसम में बदलने की जरूरत होती है। तो आप अपने डॉक्टर से उसके बारे में जानकारी लें और उनसे बात करें कि कैसे आपको वो दवाइयां बदलनी चाहिए ताकि शरीर से ज्यादा पानी जो है वो नहीं निकले। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताया कि गर्मी के मौसम में जो आपकी रेगुलर डेली की मेडिसिन हैं उसको भी चेंज करने की जरूरत है। डॉक्टर सुमित अग्रवाल को भी इंक्लूड करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, यहीं से आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए कि जो लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं,
जिसमें बुजुर्ग हैं। इसके अलावा हालांकि स्कूल्स तकरीबन हर शहर में बंद कर दिए गए हैं क्योंकि पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चे वो किस तरीके से ख्याल रखें? देखिए, वो जो जैसे कि अभी भी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हमारे इन जनरल आप समझ लीजिए कि जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, चाहे किसी भी वजह से, जिसमें कि हमारे बच्चे आ गए, बुजुर्ग आ गए, ऐसे कोई भी पेशेंट जो लंबी बीमारी से ग्रसित है, चाहे वो डायबिटीज हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, या जैसे पार्किंसोनिज्म न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जिनकी की दवाइयां जो लॉन्ग टाइम से ले रहे हैं, इन जनरल उनकी बॉडी का जो फाइटिंग मैकेनिज्म है, टेम्परेचर मैकेनिज्म, जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, वो कमजोर हो जाता है। और कुछ लोग अब बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, वो ऐसे भी होते हैं कि जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि हमें लिक्विड इंटेक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो लिक्विड इंटेक प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं तो हमें उनको असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है कि भी बार बार पानी देते रहे, लिक्विड देते रहे, कुछ कुछ की वो लेते रहे, ताकि वो इस टेम्परेचर रेगुलेशन को प्रॉपर रख सकें। साथ ही साथ जैसे कि अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि जो दवाइयां हैं, बहुत सारे पेशेंट हैं, जैसे अब हमारे हार्ट पेशेंट होते हैं या जो किडनी पेशेंट होते हैं, इनमें वाटर जो कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती है जो कि बॉडी से पानी को निकालती है। तो अगर ऐसे कंडीशन में मान लीजिए आज हम हीट स्ट्रोक का सामना कर रहे हैं या एक्सट्रीम हीट में है, पानी बॉडी में वैसे ही कम हो रहा है, लिक्विड इंटेक शायद प्रॉपर है नहीं, तो ऐसे में कुछ इस टाइप की दवाइयां होती हैं जो न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन होती है या जो बॉडी से पानी निकालती है, कुछ और मेडिसिन होती है एंटीकोलिनर्जिक, बीटा ब्लॉकर्स, ये कुछ दवाइयां जो है वो वक्त के साथ हमें मौसम के साथ बदलनी पड़ती है। तो मान लीजिए मेरा कोई पेशेंट है जिसको मैं दवाई दे रहा हूँ कि बॉडी से वो पानी निकाल रहा है, अगर मान लीजिए वो मेरे पास आते हैं, इस वक्त गर्मी का मौसम है, तो उसकी डोज में कम कर दूंगा ताकि बॉडी से पानी कम निकले, कुछ पानी कंजर्व हो और वो हीट मैकेनिज्म को प्रॉपर रख सके और इससे मुकाबला कर सके। तो हर चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमारा इंटेक, जो इंटेक प्रॉपर नहीं ले सकते हैं उनको प्रॉपर असिस्टेंस करके उनका इंटेक प्रॉपर करवाना है, या जो अपने आप को गर्मी से नहीं बचा सकते हैं या वो मौसम का सेंस भी नहीं कर सकते कि यहाँ गर्मी ज्यादा है या ठंडक ज्यादा है, उनको असिस्टेंस की जरूरत होती है। दूसरा, दवाइयों को चेंज करने की जरूरत पड़ती है। जो प्रिकॉशन हम ये सोचते हैं कि हमें बाहर रखना है, वो सारे प्रिकॉशन हमें घर के अंदर भी रखने जरूरी है, क्योंकि हम अगर अपने कमरे में एसी चला रहे हैं या बाहर हम लॉबी में या खुली जगह में आ रहे हैं घर के अंदर भी, तो भी टेम्परेचर चेंज बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल सेम टाइम जो अभी मेंशन किया डॉक्टर साहब ने कि जैसे हम पानी पी रहे हैं, सीधा फ्रिज से निकाला, बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी पी लिया, तो वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के लिए ठीक नहीं है। हमें एक मीडियम टेम्परेचर का पानी पीना है जो बहुत ठंडा भी ना हो और गर्म भी ना हो, जो जिसे हम शीतल जल कहते हैं, मेरे ख्याल से उसमें सबसे बढ़िया, हाँ एग्जैक्टली, मटके का पानी सबसे अच्छा होता है जिसको हम कहते हैं। और उसी बात का जिक्र भी हम कर रहे हैं कि बैक टू बेसिक्स की तरफ जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक सवाल आपसे कि अभी बहुत अच्छी बात डॉक्टर राठौर ने कही थी कि अगर आज हमने कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले समय में, या फिर हम कहें कि हमारी आने वाली नस्लें इसको पूरी तरह इसको भुगतेंगी। अब देखिए कि बड़े बड़े शहर हैं जहां पर छोटी छोटी टाउनशिप्स हैं, अगर हम उन टाउनशिप्स की बात करें, हाई राइज बिल्डिंग, एक हाई राइज बिल्डिंग में अगर मान लीजिए 1000 के करीब फ्लैट्स हैं, अगर हम ये भी मान के चले कि कम से कम एक एसी सबके होगा, वैसे एक होता नहीं, हर घर में 2 एसी जरूर चलते हैं, मान लीजिए कि एक ही एसी चल रहा है, तो 1000 फ्लैट 1000 एसी, बगल के टावर में उतने ही फ्लैट और उतना ही एसी, ये कितना ज्यादा नुकसानदेह है? बिल्कुल, ये कई तरह से नुकसानदेह है। जहां एसी चल रहा है उसमें बाहर से जो हीट निकल रही है वो डायरेक्ट लोगों को प्रभावित कर रही है। साथ ही साथ जो एसी जिस बिजली से चल रहा है वो कहां से आ रही है, वो कहीं ना कहीं कोल बेस्ड है, कोयले से बिजली बन रही है। जैसे राठौर साहब ने कहा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, कार्बन का एमिशन हो कहां से रहा है? जो कोल प्लांट चल रहे हैं हमारे, और भी बहुत सारे उसके फैक्टर हैं। तो वर्ल्ड लीडर्स को बैठना होगा, इस पे लगातार चर्चाएं हो भी रही हैं यूएन के स्तर पर कि कैसे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को नियंत्रित करना है, कैसे कार्बन के एमिशन को नियंत्रित करना है। भारत ने भी उसमें कमिटमेंट दिया है 2070 तक हम नेट जीरो कर देंगे, लेकिन इन चीजों को जमीन पर उतारना है। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज हैं, विकसित देश है, वो कहीं ना कहीं कोऑपरेट इसमें इतना नहीं कर रहे हैं जितना उन्हें करना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज को अपने देश के लिए डेवलपमेंट करना है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो एकदम से बहुत ही महंगी या हरित टेक्नोलॉजी या ग्रीन एनर्जी पर नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको अगर समराइज करूं, कंक्लूड करूं, तो वर्ल्ड लीडर्स को, खासकर विकसित देशों को इस पर चिंता करनी है, और लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट्स इसके बारे में चिंतित रहें। आम जन जीवन को कैसे एक्सट्रीम वेदर से प्रभाव ना पड़े उसके लिए उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट की जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट स्ट्रोक वगैरह बढ़ेगा,
और ये कहीं ना कहीं जो हीट की प्रॉब्लम है, ज्यादा गर्मी की प्रॉब्लम है, ये भी होगी, बरसात भी ज्यादा होगी और सर्दी भी भयावह होगी। तो सभी मौसम जो है वो एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे। ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है जिससे आम जनजीवन प्रभावित होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, डॉक्टर राठौर आप ही को इंक्लूड करना चाहूंगी, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, हम दूर नहीं जाएं, हम अपने ही देश के एक शहर का एग्जाम्पल लेते हैं, बैंगलोर। एक समय था जब बैंगलोर में पंखे तक लगाने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन आज बैंगलोर में स्थिति क्या है वो हम और आप सभी जानते हैं। पानी तक वहां पर लोगों को मैसर नहीं हो रहा है। बेंगलोर आप पूरा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम देखें तो हर शहरों में और तटीय क्षेत्रों की अलग समस्याएं हैं और पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याएं उससे भी गंभीर है। नवजोत जी, आप हिमालय क्षेत्र में जाएं तो वहां पर आपको तो बहुत ज्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन जो पशु पक्षी और वनस्पति जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। तो पूरा आपका खाद्य चक्र जो है वो इससे प्रभावित हो रहा है। इसके बहुत दूरगामी परिणाम है। हम गर्मी तो सहन मनुष्य तो कर लेगा, वो किसी प्रकार भी रह लेगा, लेकिन जो बाकी परिस्थितिकी में बदलाव हो रहे हैं वो ज्यादा घातक है। वो पूरे जीवन प्रणाली के लिए बहुत परेशानी पैदा करता है। और उसी में मैं आपने पहाड़ों का जिक्र किया तो उत्तराखंड या फिर दूसरे ऐसे इलाके, जंगली इलाके जहां पर आग जैसी घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है और ये आए साल बढ़ती जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल बढ़ती जा रही है। न केवल भारत में, ये भी वैश्विक समस्याएं हैं। जो जहां भी घने जंगल है वहां पे ये जो आग लगने की समस्या, चाहे उत्तरी गोलार्ध में अभी हमारी गर्मी और 6 महीने बाद में दक्षिणी गोलार्ध में जब गर्मी होती तो उनके जंगलों में भी इस प्रकार की समस्याएं आ रही है। और आग एक बार जंगल में लग जाती है तो जो वहां परिस्थितिकी का विनाश होता है उसको वापस रिजुविनेशन में 10 दशकों लग जाते हैं। तो उसके नुकसान बहुत घातक है। चलिए, डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर सुमित कहते हैं कि बात जब अपने पे आती तब इंसान समझता है, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं क्योंकि इसका खामियाजा हम ही को भुगतना है, आने वाली पीढ़ियों को भुगतना है। तो हम जब बैक टू बेसिक्स की बात करते हैं तो डॉक्टर स्वाति एक कमेंट आपसे और उसके बाद डॉक्टर सुमित एक कमेंट आपसे। डॉक्टर स्वाति। बिल्कुल, देखिए नवजोत, मौसम के हिसाब को ढालने की जरूरत पड़ती है और साथ ही हमें पुरानी हमारी प्रथाएं थी, जो पुराने हमारे तौर तरीके थे, उनकी तरफ भी दोबारा ध्यान देने की जरूरत डेफिनेटली है। जैसे कि अगर आप देखें कि गर्मी के मौसम में कुदरती तौर से इतने अच्छे फल सब्जी आते हैं जिनमें पानी की मात्रा स्वाभाविक तौर से ज्यादा होती है, वो मौसम के अनुकूल होता है हमारे लिए, तो हम ज्यादा से ज्यादा उनका सेवन करें। और जो हाई प्रोटीन फूड है या बहुत ज्यादा फ्राइड फूड है उससे हम बचे इस वक्त गर्मी के मौसम में, तो हमारी सेहत बेहतर रहेगी और पानी भी स्वाभाविक तौर से शरीर के अंदर जाएगा। रखा हुआ खाना नहीं खाएं। और जैसे कि हम पहले भी देखते थे कि हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, ऐसे मौसम में सत्तू है, आम का पन्ना है, गन्ने का रस है, इस तरह की कई चीजों का सेवन जो है वो बढ़ाया जाता था। तो उसी तरह से हमें भी अपने घर में इन चीजों को बढ़ाने की जरूरत है और ना कि हम सॉफ्ट ड्रिंक्स बाहर से और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और चिल्ड ड्रिंक्स बाहर से लेकर के आए, जो कि और उल्टा हमें डिहाइड्रेशन करती है और हमारी सेहत को भी कोई फायदा नहीं करती है। तो हमें वो जो पुरानी चीजें थी और पुराने तौर तरीके थे उन सभी की तरफ बढ़ने की जरूरत है और उनको अपनाने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा सेहतमंद है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर सुमित। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा मैडम ने भी। और क्या कि हमें अल्टीमेटली अगर हम पुराने तौर तरीकों पे जाते हैं, जहां से आप शुरुआत चाहे घर से करें। आपने सही कहा कि पुराने जमाने में जैसे घर मिट्टी के होते थे वो आपको गर्मी से बचाते थे, लेकिन अब हमारी मजबूरी है कि हम कंक्रीट के घरों में रह रहे हैं, तो यहाँ हीट आपको ज्यादा अफेक्ट करती है। अगर हम पहनने पे जाते हैं तो जो हमारे पुराने जमाने में अगर आप देखें कि हमारे बुजुर्ग लोग ढीले ढाले कुर्ते पजामे पहना करते थे, जो आपको इस मौसम में सबसे अच्छा बचाने में हेल्प करते हैं। अगर हम खाने पीने की बात करें तो शायद हम सब लोग जो क्या पी के बड़े, हम लोग शिकंजी पीते थे, छाछ पीते थे, नारियल पानी पीते थे। घरों में जो लिक्विड्स जो बनते हैं, जैसे मैडम ने कहा आम का पन्ना, ये सब चीजें अगर हम टाइम टू टाइम लेते रहेंगे तो एटलीस्ट हमारा हाइड्रेशन एक प्रॉपर हेल्दी ड्रिंक के साथ रहेगा, जो हमें इस मौसम से बचाएगा। चौथा, जो दवाइयों की बात अगर हम करें तो डेफिनेटली की दवाइयां लेनी भी है, रेगुलर लेनी है, विद मौसम के साथ प्रॉपर चेंजिंग के साथ अपने डॉक्टर से सलाह करके लेनी है। एंड बाहर अगर हम निकले तो सर को, बॉडी को ढक के निकले ताकि डायरेक्ट हीट का एक्सपोजर हमारे अंदर ना हो और हम हीट स्ट्रोक वगैरह से बच सके। इवन घर में भी सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर
वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे कमरे में बहुत ठंडा एसी चल रहा है और एकदम हम आंगन में या लॉबी में आ रहे हैं जहाँ की गर्मी ज्यादा है, तो वो भी आपके लिए इक्विवेलेंट अफेक्ट कर सकता है। जहाँ बहुत ठंडे लिक्विड, जैसे कि अभी हमने बात की कि एकदम चिल्ड लिक्विड ले रहे हैं बाहर से आके, तो वो भी हमारे बॉडी की सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, जो कि हमारे को हीट स्ट्रोक को ज्यादा प्रोन बना सकता है। बिल्कुल। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने बहुत अच्छे अपने अपने सजेशंस दिए हैं। देखिए, सुविधाएं कहते हैं कि उतनी ही लेनी चाहिए कि पर्यावरण के लिए कोई दुविधा न बन जाए। तो कोशिश ये कीजिए कि अपनी तरफ से एक कदम उठाइए ताकि हम अपने वातावरण पर्यावरण को सुधार सके, नहीं तो आने वाले समय में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। फिलहाल आप रखिए अपना ख्याल।